आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कथन पर जो संभवतः सबसे पहले आपने यूज़ किया था, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। तो ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, कम्स इन मेनी शेप्स एंड फॉर्म। अभी जानते हैं ये सो कॉल्ड मॉडरेट्स हो सकते हैं, ये आपके क्लेरिक्स हो सकते हैं, मस्जिदों के इमाम हो सकते हैं। तो इनका जो है ये आप इनको व्हाइट कॉलर इनेबलर्स तो हमने सुना था। अ, कई लोग इनको जो है वो कहते हैं कि भाई दे आर द ग्रास दैट हाइड्स द स्नेक्स कॉल्ड टेररिस्ट। व्हाई डिड यू कॉल देम व्हाइट कॉलर टेररिस्ट? आपने क्यों कहा एक्चुअली इनको व्हाइट कॉलर हाँ, टेररिस्ट? ऐसा हुआ कि कई बार जब से मैं चलता जाता ना, तो स्पेशली जब मैं ब्रिगेड कमांडर के ऊपर जब चला हूँ, तो उसमें क्या होता है, एक ज़्यादा लार्जर ओवरव्यू मिलता है आपको क्या हो रही है चीज़ें। और मैंने ये देखा कि टेररिस्ट को मारना तो बहुत आसान था। मतलब मैं स्पेशली जब मैं थोड़ा सीनियर लेवल पे हुआ, तो बहुत कश्मीरी जो थे मेरे साथ में थे, और वो बता भी देते थे, खबरदार। मैंने कभी एक ना पैसा नहीं दिया टेररिस्ट के मरवाने के लिए। होता है ना, एक लॉट ऑफ पीपल से कि ऑन पेमेंट के ऊपर होता है। बहुत कश्मीरी ऐसे थे जो उस सब चीजों से नाखुश थे, मगर वो हमेशा ये चीज बोलते थे कि सर, सब तो ठीक है, ये आप टेररिस्ट तो मार देते हो, पर ये जो बंदे बना रहे हैं उनके पीछे क्यों नहीं लगते हो आप। तो मैं उस टाइम पे ना थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ में उतना बातचीत नहीं होती है, जान पहचान नहीं होती है, और आपको मालूम है कि आर्मी और गवर्नमेंट के अंदर एक काफी गैप होता है, ब्यूरोक्रेसी और जो टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप वगैरह होती है। बट जब मैं कोर कमांडर पहुंचा, तो इसके ऊपर मैंने ज्यादा संज्ञान दिया, मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर सोचा। और एक्चुअली में जो उसका नाम था, मैं इसको इसका नाम मैंने दिया था सफेद पोश दहशतगर्द। अ, वो मुझे इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं मिला, तो इसलिए मैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पे आ गया, बिकॉज इट वाज मच मोर इजियर फॉर जो ये अंग्रेज लोग होते हैं ना, थोड़ा उनको समझने के लिए थोड़ा आसान था। तो मैं जब ये पहली बार मैंने एक बार मीडिया में कहीं बोला, और वैसे अंदर तो मैं बात करता रहता था कि भाई, दहशतगर्द को तो मारना बड़ा आसान है, उसकी खबर मिल जाती है, आम आदमी बता देता है। बट वो जो एक आम आदमी है, स्पेशली कश्मीर का, और कश्मीर का ही नहीं, हमारे पूरे देश के अंदर एक आम आदमी अपने मोहल्ले के रहने वाले जो सबसे बड़ा गुंडा होता है ना, जो गुंडों को चलाता है, उसका नाम नहीं लेता है भय के मारे। तो ये हम इसको कैसे डील करें? तो कई बार क्या हुआ, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, मेरी खुद की आर्मी हायरार्की मुझे बोलती थी कि आप इसको अलग मत करो, ये तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ना, ओवरग्राउंड वर्कर्स। वो एक, ओजीडब्ल्यूज। हाँ, ओजीडब्ल्यू, वो उसके एक, उसके अंदर डालना चाहते थे। मगर उसमें क्या होता है ना, देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स में क्या होता है कि एक आदमी टैक्सी ड्राइवर है, उसको आपने थोड़े पैसे दिए, उसको बोला इधर आओ, ये दो हथियार हैं, या ड्रग है, या पैसा है, या टेररिस्ट है, इसको यहां से लेकर के फलाने तक ले जाओ। तो वो भी एक ओजीडब्ल्यू हो गया। ठीक है, वो चलो उसने पैसे के लिए किया। आपने 10 बच्चों को उठाया, उनको बोला ये पत्थर मारो जा करके, और हमारे सेपरेटिज्म के बारे में बोलो, जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए, इस्लाम के बारे में बोलो। वो भी एक तरीके से आप उसको ओजीडब्ल्यू मान दो। फिर कोई टेररिस्ट आए, 4 पाकिस्तानी थे चाहे लोकल थे, आपने किसी के घर में फोन किया कि आज वो तुम्हारे घर में रहेंगे, खाना खिलाओ, अपनी लड़की भी दो, बीवी से भी उनको हम बिस्तर कराओ। तो आप उसको भी ओजीडब्ल्यू मान लें, क्योंकि उसने फोन नहीं किया आपको, पुलिस को, कि रात को मेरे घर में टेररिस्ट रुके थे। तो क्या होता है कि जब आप क्लबिंग करते हो ना, एक ब्रॉड ब्रश के अंदर, तो एक फोकस्ड, जो एक लेंस के थ्रू आप देखते हो, उसके पीछे चलते हो, फिर वो कार्रवाई नहीं होती है। तो जब जैसे ही मैं कोर कमांडर बना, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत दिनों से, और मुझे जब मैं आया, तो मैंने पहली चीज यही शुरू करी। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उनसे जब मेरी पहली मीटिंग हुई, तो मैंने उनको यही चीज बताया कि आप देखिए, टेररिस्ट आए हैं, हम तो मार देंगे फटाफट, ठीक है, नए टेररिस्ट बनेंगे, मगर जो ये लोग टेररिस्ट बना रहे हैं ना, जब तक आप इनके पीछे नहीं चलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कैसे लोग हैं? मैंने बोला देखिए, आपकी गवर्नमेंट के अंदर ही लोग होंगे, कोई डिप्लोमा, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, फिर सिविल एनवायरनमेंट के अंदर कोई बिजनेसमैन है, और ऐसे ऐसे करके लोग हैं। वो लोग बिल्कुल आपके साथ मिलेंगे भी ना, मतलब स्माइल भी करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, खाना भी खाएंगे, मगर ये वापस जाकर के लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। और उनके जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, संजय जी,
कि कौन मेरे गांव के अंदर 100 लड़कों में कौन 10 लड़के हैं जो भटके रास्ते पे चलते हैं, कौन ड्रग के अंदर है, किसके घर में कर्जे का मामला है, किसको पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा पिटाई करी थी या किसके बाप को वो टेररिस्ट था मारा था, वो एक आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद में थ्रू रेडिकलाइजेशन, थ्रू टेस्टिंग, कुछ मैसेज भेजा, बातचीत करी, फिर उस 10 में से 4 या 3 सेलेक्ट करते हैं कि किसको उन्होंने टेररिस्ट बनाना है, और फिर उनको वो हथियार पकड़ा देते हैं। अब वो आपके घर का के पास में रहने वाला इमाम हो, या मौलवी हो, या टीचर हो, या प्रिंसिपल हो, या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हो, कुछ भी हो सकता है। सो ये जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे और उसको पकड़ेंगे नहीं और उसकी संपत्ति को जब्त नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे आगे, तब तक नहीं होगा। तो जब मैंने ये पहली बार व्हाइट कॉलर टेररिस्ट और एक दूसरा हाइब्रिड टेररिस्ट का नाम लिया, तो बहुत मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ द डे उस टाइम की काफी इंटेलिजेंसीज और मेरी खुद की आर्मी के लोगों से काफी प्रेशर आया कि आप मत बोलिए। बट मैं कन्विंस था, मुझे तो कि ये चीज है, जब तक चलेगी नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। और उसका फायदा हुआ। एलजी साहब ने, आपने देखा होगा, कई धीरे धीरे एफआईआर बने, केसेस बने, और कई गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले लोगों के खिलाफ में एक्शन हुआ और उनको सैक किया गया। तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रीजन क्यों था कि एक नीचे के लेवल के फैसिलिटेटर, जिसको हम बोलते हैं, हेल्प करने वाला, काम करने वाला, जो आपके घर के अंदर चारों तरफ लोग काम करने वाले, वो कुछ होते हैं, मगर सोचने वाले, टेरर फाइनेंसिंग के कंट्रोल करने वाले लोग बहुत ही समझदार होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, वो आपके साथ चलते हैं, आपके साथ आपके बीच बैठते हैं, आपकी डॉक्टरी का इलाज भी करेंगे, आपकी इंजीनियरिंग का काम भी करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर का काम भी करेंगे, मगर उनके दिमाग में जो खुटपेच चल रही होती है वो अलग चल रही होती है। तो एक इनको मैंने ये बोला था। दूसरा जो एक श्रेणी मैंने इंक्लूड करी थी, वो एक ये जो आज उस टाइम पे क्या हुआ था कि अब तक ये सोशल मीडिया काफी पावरफुल हो गया था। तो ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर कई लोग हमारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में खास तौर से, और विदेशों में बैठ करके वो एक एजेंडा चलाते थे। और वो बिल्कुल बोलते थे कि भाई ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन। देखिए, ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, मगर आप जितनी उसकी बात करेंगे और फेक न्यूज डालते जाएंगे, तो एक तबका जो बच्चों का है, यूथ का है, जो पॉपुलेशन का है, वो रेडिकलाइज होता जाता है, फ्रिंज होता जाता है। और आप लोग कई बार कहते हैं ना, सच तो सामने आ जाता है, मगर देखिए, जब सच, जो झूठ है ना, हजारों बार बोला जाए तो लोग उसको सच ही मानने लगते हैं। तो वो एक जो सिस्टम था, वो एक बहुत तेज चलता था। तो एक मैंने उसको भी टारगेटिंग करने के लिए, उनको भी मैंने एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के अंदर, जो दिमाग के अंदर कीड़ा डालते हैं, वायरस डालते हैं, उनके ऊपर मैंने एक हमले की जो साजिश, प्लानिंग थी, वो हमने स्टार्ट करी। और मुझे बहुत फक्र है और मुझे बहुत खुशी है, मैं आई टेक इट एज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट मेरे 6 महीने के अंदर एज अ कोर कमांडर, टर्की से एक बंदा होता था, उसने ये बोलना शुरू किया कि ये कश्मीरियों को क्या हो गया है, ये हमारे को सपोर्ट नहीं करते, आजकल सोशल मीडिया पे नहीं आते, ये लोग कुछ बोलते नहीं है। इनफैक्ट हमारे कैंपेन चलते थे, ब्लैक डे जब वो सेलिब्रेट करते थे ना पाकिस्तान वाले, तो एक हफ्ते 10 दिन पहले ऐसा कैंपेन चलता था कि उनके जो ट्रेंड्स होते थे, ट्रेंडिंग बोलते हैं ना, एक वो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, हमारे मैसेजेस, जो पॉजिटिव मैसेज थे, वो ट्रेंड करते थे पाकिस्तान और टर्की के नीचे। तो वो जो तराने शराने थे, सब बंद हो गए। तो ये जो चीजें हैं, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, दुश्मन, जो आपका एक बड़ा अच्छा टॉपिक था, शत्रुबोध, ठीक है, जी, जी, जी। रियली विद योर टॉपिक। जब तक आप अपने शत्रु बोध का नहीं को देखेंगे, आपके साथ में रहने वाला आपका शत्रु है, जो आपके साथ प्लेट में बैठ के खाना खा रहा है, जिसके साथ रोजा पढ़ रहे हो या घूमने जा रहे हो, आप दिवाली मना रहे हो, जब तक आप उसको पकड़ेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, और बोलेंगे नहीं, तब तक वो चलता चलेगा। तो इसमें एक बड़ा अच्छा मेरा ये फायदा हुआ कि जो सिविलियन पॉपुलेशन थी ना, उन्होंने टेररिस्ट के बारे में तो खबर देते थे, बट वो धीरे धीरे खुल के आने लगे और बताने लगे कि भाई जनाब, ये आदमी है जिसने ये 4 लड़कों को टेररिस्ट बनाया था, अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी, मेरे ख्याल से मुझे ये पॉजिटिव लगा। जब मैंने ये ट्वीट किया था कि पहली बार मैंने ये अनाउंस किया था, कॉइन दिस टर्म, तो एक आध लोगों ने मुझे वो ट्वीट करके एक और भेजा मैसेज कि भाई आप फर्स्ट नहीं हो,
ये 2008 में किसी ने पेपर लिखा था, उसमें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का इस्तेमाल किया है। तो मैंने उसको पढ़ा बड़े ध्यान से। तो अब आपको मालूम है, ट्वीट के अंदर आप जवाब देने लगे तो कोई अंत नहीं होता है। हाँ, बट हाँ, वो तो लोग तो हाँ, एंगेजमेंट के लिए करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। बट उसमें वो था, इट वाज बेसिकली अबाउट फाइनेंसिंग के बारे में था। इट वाज जस्ट वन लाइन व्हिच इज देयर। और मैंने आपको बताया कि मैं सफेद पोश दहशतगर्द, मतलब का मुझे कोई इंग्लिश अनुवाद ठीक नहीं मिला, इसलिए मैंने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का इस्तेमाल किया। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई। हाँ, यस, यस, यस। नहीं, ये जो बात आती है ना, ये जब बात करते हैं, देखिए आप कह रहे थे कि आपने अनब्रेकिंग इंडिया पढ़ी है, तो उसके एंड में मैं आई एम एट पेन्स टू डिस्क्राइब दिस फिनोमिनन ओनली, कि भाई रूट्स तक जब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि रूट्स कहाँ है, रूट्स आती हैं थियोलॉजी से। तो थियोलॉजी जो वो आतंकवादी है उसको नहीं पता होती, उसको सिखाता है कोई, उसको मस्जिद का इमाम सिखाएगा। नहीं तो अब आप ये देखें कि ये कश्मीर में उन्होंने जो वहाँ के मूल निवासी थे, यानी कश्मीरी पंडित, उन तक को टॉलरेट नहीं किया, लेकिन सहारनपुर से बुला-बुला के एक पूरी मौलानाओं की फ़ौज जो है वो कश्मीर में बसाई है। सहारनपुर से नहीं है संजय जी। हुँ, मैंने, जब मैं जीओसी था और मैं कोर जी। कमांडर भी था, तो आई मस्ट शेयर विद यू, कश्मीर घाटी है ना, हुँ, कश्मीर घाटी के अंदर तो समझ में आता है, चलो आ जाओ। मगर कई जगह ऐसी घाटी की परली तरफ, जैसे उरी है, तंगधार है, किरण है, गुरेज है, वो क्या होता है, साल के अंदर 3-4 महीने वो बंद हो जाते हैं। वहां की पॉपुलेशन थोड़ी भिन्न है कश्मीर वैली से, और उनकी भाषा भी अलग है, खाने पीने का, थोड़ा सा रहने पहने का तरीका भी अलग है। और वो आर्मी के साथ रहते हैं, तो क्या होता है कि उनकी सोच विचार भी थोड़ा देश के साथ में बड़ी एविडेंटली लार्ज परसेंटेज, नॉट लार्ज, आई से नियरली 90-95% जो है आपके साथ चलती है। तो हमारे साथ एक्चुअली, जब आप एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट रहते हो, इस बार मद्रास की यूनिट है, उसके बाद में गुरखा की है, फिर सदारों की है, फिर बिहार की है, तो आपकी बातचीत रहन सहन थोड़ी मल्टी कल्चरल हो जाती है। और हर लड़ाई के अंदर ये लोग हमारे साथ रहे। तो उसमें क्या था कि समझ में ना, ये लोग आया करते थे तमिलनाडु से, केरला से। केरला और तमिलनाडु के लोग, वो दिल्ली नहीं आना चाहते ठंड के टाइम पे, जब इनको इतनी ठंड लगती है, राइट। तो ये जब समर्स में आते थे वहां पर, तो ये लोग बहुत बड़े तेज थे जो लोकल थे। ये कहते भाई हम तो पोर्टर का काम कर रहे हैं, और पहाड़ी हैं, गुजर हैं, और मवेशी लेकर के औरतों बच्चों के साथ में वो जंगलों में चले जाते हैं। तो इनको जो ये सहारनपुर वाली जो गैंग है ना, इनको ये लोग वहां मिलते नहीं थे। दे डिडंट वांट टू बी विद देम। अब क्या हुआ कि ये चटक हो गए, केरला से, तमिलनाडु से। वहां के जो मौलवी इमाम हैं, वो विंटर के अंदर, सर्दियों में, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ लग जाती है और आप बाहर नहीं आ सकते, वो वहां पे आकर के रहते थे। अब कहते हैं कि अब आ जाओ तुम लोग, क्योंकि तो बर्फ पड़ गई है, मवेशी लेके ऊपर जा नहीं सकते, कोई काम है नहीं, घर के अंदर बैठे हो, अब आ जाओ नाउ। द देखिए, ये आप जो समझिए बात, रेडिकल नहीं होता, टेररिस्ट नहीं बना रहे आप। सडनली जो आप उनकी सोच है ना, धीरे धीरे जब आप 3 बार 3 महीने चलाते हो और उनको टिक ऑफ करते हो कि तुम्हारी लड़की ने ये नहीं पहना, तुम्हारी बच्ची जो है अभी 10 साल की है, बाहर ऐसे क्यों जा रही है, तुम पांचों टाइम पे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, अभी आ जाओ इधर। आप जब वो उंगली करने लगते हो ना धीरे धीरे, तो गांव के अंदर भी कुछ 1-2 लोग होते हैं जिनको सडनली पावर मिल जाता है। एंड विद इन 2 years आई सॉ द शिफ्ट। एक टाइम पे ज्यादा तो कपड़े पहनने का तरीका अलग था, और सडनली 2 साल के अंदर कपड़े पहनने का तरीका अलग हो गया। मैंने पूछा लोगों से, वहां के नंबरदार वहां से, कहते जनाब हमने तो, हम बता नहीं सकते, बट आप तो जानते हो, पुराने हो यहाँ के, हम आपको बता रहे ये रीजन है। अब मैंने पुलिस वालों से बात करी, डिस्ट्रिक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, हर एक आदमी का कहना था, भाई सेक्युलर देश है, हम रोक नहीं सकते, बस कर लो आप सेक्युलर देश के अंदर, रेडिकलाइज कर दो आप। सो इवेंचुअली आई थिंक आर्मी के पास में उतना ही होता है कि आप ऑपरेशन कर सकते हो दुश्मन के साथ, मगर दुश्मन को चलाने वालों को आप रोक नहीं सकते। सो वही हाल हमारे गवर्नमेंट का भी है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस पॉइंट विद यू, दैट दैट इज अ चैलेंज। एंड ये जो सिस्टम है ना, बहुत प्यार से आपने, आपको मैंने वो आर्टिकल भेजा ना टेलीग्राफ इंडिया का,
नहीं तो ये मेरे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट वाला जो स्टेटमेंट उसने बहुत कोट किया, उसने पूरा एक पैराग्राफ और उसने नाम लेके कोट किया है, और फिर इतने फ्रिंज पे डाला है कि जब आप ऐसी बातें करते हो तो आप लोगों को पोलराइज करते हो। आप वहाँ के लोगों का पेन नहीं देखते, पेन नहीं देखते। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप ये जो डॉक्टर्स हैं उनको पकड़ोगे नहीं, ठीक है, तो यही लोग बोलेंगे कि एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और जब आप इनको पकड़ने के लिए जाओ और बोलने के लिए जाओ, नेम एंड शेम करो, तो बोलेंगे कि आप पोलराइज कर रहे हो। तो ये आप जो गवर्नमेंट है ना, इनको इधर जीने नहीं देंगे और उधर चलने नहीं देंगे। और मैं बार बार गवर्नमेंट को ही बोलता था, मैं पुलिस को भी, इंट वालों को भी, और उधर भी जब मैं बात हो रहा था, मैं रूखे तरीके से, मैं नॉट रूखे, मैं थोड़ा ब्लंट हूं, मैं ये बोलता था कि देखिए जब तक आप नहीं करेंगे तो यही लोग आपको ब्लेम करेंगे। हमने तो बुरा बनना ही है, ठीक है, इंडियन आर्मी तो बुरा बनना ही है टेररिस्ट को मारने पर, ठीक है, मगर जब नहीं मार रहे हैं तो आप उनको कहते हो नहीं मारो, तो माइट एज वेल बिकम बुरा, बट मार के बुरा बनो। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, जब तक आप ये नेम नहीं करोगे ना और शेम नहीं करोगे, बुरा बनते रहो, ठीक है, आई थिंक देश के हित के लिए सब सही है।